चंड अशोक या चक्रवर्ती सम्राट अशोक, अपने 99 भाइयों को मारने वाला अशोक या कलिंग युद्ध के बाद द्रविड़ हो बुद्धिज्म अपनाने वाला अशोक, उज्जैनी तक्षशिला का विद्रोह खत्म करने वाला अशोक या एकीकृत भारत का निर्माण करने वाला अशोक। आप किस अशोक को जानते हैं, किस अशोक को जानना चाहते हैं, आज इसी विषय पे बात होगी। आज हम कहानी लेकर आए हैं मौर्य वंश के महान शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे और बिंदुसार के पुत्र थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग गुप्ता, आपका होस्ट और दोस्त, और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विथ अनुराग। साथियों, बात करते हैं 280 ईसा पूर्व की। 280 ईसा पूर्व अशोक का जन्म होता है बिंदुसार के घर में। बिंदुसार का बेटा अशोक, जो वास्तव में सबसे बड़ा बेटा नहीं था, बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम सुशीम था। सुशीम की माँ एक राज परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली राज स्त्री थी और वो अपने बेटे को भी राजा बनाने की बड़ी मंशा मन में रखती थी। वहीं अशोक की माँ धर्मा एक आम परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और अशोक के बारे में उनके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन अशोक स्वयं में बड़ा महत्वाकांक्षी था। बहुत ही शूरवीर, बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का मालिक अशोक, जिसे बचपन से ही देखकर उसके शिक्षक और बिंदुसार के सेनापति और राजकाज में दाखिल ध्यान देने वाले सभी लोग अशोक को सम्राट बनने की सभी योग्यता से भरपूर मानते थे। तो बचपन से ही अशोक का अपने भाई सुशीम से तुलनात्मक अध्ययन होता चला गया। यही कहानी लगातार आगे बढ़ती चली गई। दोनों शिक्षा प्राप्त करके वापस बिंदुसार के महल में आते हैं। बिंदुसार दोनों को शिक्षा दीक्षा देखता है, उनकी शिक्षाएं समझता है और उनके कार्य बांटता है, राज्य काज में उनकी मदद लेना शुरू करता है और इस तरह से दोनों भाई राज्य के काम में हाथ बटाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी घटना मगध साम्राज्य में होती है। तक्षशिला नाम की एक जगह है, जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया है। तक्षशिला पर जो है कोई विद्रोह हो जाता है, किसी तरह से सेना वहाँ पर विद्रोह कर देती है या आम लोग विद्रोह कर देते हैं। तो आम लोगों के इस विद्रोह को दबाने के लिए सुशीम को वहाँ भेजा जाता है। इस विद्रोह को शांत करने के लिए सुशीम को वहाँ भेजा जाता है। सुशीम को तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया जाता है और सुशीम वहाँ जब गवर्नर बन के पहुँचता है तो वो वहाँ की चीज़ों की, वहाँ के विद्रोह के बारे में जानकारी लेता है। लेकिन सुशीम इस विद्रोह को दबाने में, शांत करने में असफल रहता है। इसी दौर में सुशीम को भेजने के बाद उज्जैनी से भी कुछ विद्रोह की खबरें आई, तो वहाँ गवर्नर बनाकर अशोक को भेजा जाता है। अशोक बड़ी ही कुशलता से न केवल विद्रोह को दबाता है, बल्कि साथ ही साथ वहाँ के आम लोगों को भी अपने पक्ष में करते हुए राजा के राजकाज को बढ़ाने की, राजा के राजकाज में उन लोगों की वापस से सहभागिता को सुनिश्चित करता है। और इस तरह से अशोक की सफलता का ये पहला सबूत वहाँ पर मिलता है। तक्षशिला का विद्रोह जब सुशीम दबाने में असफल रहता है तो अशोक को उज्जैनी के साथ साथ तक्षशिला का गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है। अशोक तक्षशिला जाता है और वहाँ तक्षशिला में अशोक के पहुँचने की खबर सुनते ही वहाँ की जो जनता थी वो उस विद्रोह को शांत कर लेती है, खुद ही शांत कर लेती है। और अशोक को वहाँ कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल उसके नाम से ही वहाँ के लोग उसका स्वागत करते हैं, राजा के कार्य में वापस से सहभागी हो जाते हैं। इस तरह से अशोक निरंतर सफलताओं के कदम चूमता चला जाता है, लगातार उसकी सफलताएं बढ़ती चली जाती है। साथियों, इसी बीच पाटलिपुत्र में, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि सुशीम की जो माता थी वो एक राज परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, साथ ही साथ वो बिंदुसार की बहुत बड़ी सलाहकार भी थी, बिंदुसार को राजकाज में सलाह दिया करती थी। और इसी सलाहकारी का फ़ायदा उठाते हुए उसकी माँ सुशीम को वापस से तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त करवा देती है और उज्जैनी का गवर्नर अशोक को नियुक्त करवा देती है। इसे जनता अशोक के एक निर्वासन के रूप में देखती है। अशोक वापस से तक्षशिला चला जाता है, वापस से उज्जैनी चला जाता है और उज्जैनी का राजकाज संभालने लगता है। साथियों, उज्जैनी जाते हुए वहाँ जाने के बाद अशोक का अधिकतम समय शिकार गाह में बीतता था, शिकार करने में उसका अधिकतम समय बीतता था। जंगलों की ओर वो घूमता रहता था और बड़े बड़े डंडों से, भालों से
यहाँ तक कि एक बार तो ये कहा गया केवल एक डंडे के सहारे उसने एक शेर का शिकार कर लिया था। बड़ा ही साहसी और शूरवीर तो अशोक था ही। अशोक जैसे एक बार वन में विचरण कर रहा था तो उसे बड़ी ही सुंदर नारी का दीदार हुआ। उसको देखते ही अशोक का मन उस नारी पर मोहित हो गया। उस नारी का नाम बाद में पता करवाया गया, उसके बारे में पता लगाया गया तो उस नारी का नाम देवी था दोस्तों। देवी जो बाद में अशोक की पटरानी महारानी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई और वो विदिशा के राज परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। विदिशा के राज परिवार की वो एक राजकुमारी थी। अशोक लगातार उसके संपर्क में बना रहा और उसके संपर्क में रहने के कारण अशोक उसकी भावनाओं को भी समझने लगा। राजकुमारी देवी जो थी वो बुद्धिज़्म से बड़ी प्रभावित थी, गौतम बुद्ध से बड़ी प्रभावित थी। बुद्धिज़्म के भाव उनके मन में थे और वो बहुत हद तक बुद्ध धर्म को मानती थी और यही भाव अशोक के मन में भी तैरने लगे। जैसा कि बालक उद्दंड था, शूरवीर था, साहसी था, वो सब चीज़ें थी, लेकिन बुद्धिज़्म के प्रभाव में आने के बाद अशोक की जो उद्दंडता थी वो कम होने लगी और अशोक एक करुणामय इंसान के रूप में परिवर्तित होने लगा। लेकिन जैसा कि इतिहासकार बताते ही हैं कि अशोक का संपूर्ण जीवन उथल पुथल से भरा रहा दोस्तों। कभी भी उसने एक जगह बैठकर आराम नहीं किया, बहुत लंबे समय तक वो एक जगह नहीं रह पाया। उज्जैनी में भी उसके साथ यही हुआ। पाटलिपुत्र से एक खबर आती है कि उसकी माँ धर्मा का देहांत हो जाता है। ये घटना अशोक के हृदय को विदार कर देती है, उसके हृदय को उसका हृदय बैठ जाता है, दिल बैठ जाता है। बड़े भारी मन के साथ वो उज्जैनी से वापस पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान करता है और पाटलिपुत्र जाने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत नहीं हुआ बल्कि उनकी हत्या की गई है तो उसके मन की जो वेदना थी वो क्रूरता में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ से हम अशोक का चंड रूप देखते हैं दोस्तों। सभी लोग ये जानते थे कि सम्राट बिंदुसार कुछ ही दिनों के मेहमान है, वो एक बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और इसी बीच धर्मा अशोक की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद सम्राट बिंदुसार भी चले जाते हैं। तो चंड अशोक इस वेदना से जलता हुआ लगातार अपना बदला लेने को देख रहा था और जैसे ही बिंदुसार मरते हैं वो अशोक अपने 99 भाइयों का कत्ल कर देता है दोस्तों। एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देता है और 269 BC में दोस्तों अशोक पाटलिपुत्र का स्वयं को सम्राट घोषित कर देता है। सम्राट अशोक के नाम से अब अशोक जाना जाने लगा और इस सम्राट अशोक की उपाधि को भी वो बदलना चाहता था। उथल पुथल भरे जीवन में एक और बदलाव वो लाना चाहता था। वो सम्राट से अब चक्रवर्ती सम्राट अशोक बनना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक अब वो बनने की ओर अग्रसर था। पूरे अपने राज्य का वो विस्तार करना चाहता था, चारों दिशाओं में राज्य को फैलाना चाहता था और उसने फैलाया भी। उसने अपने राज्य को पश्चिम में ईरान तक फैला दिया, अपने राज्य को पूर्व में बंगाल से बढ़ाकर उसने म्यांमार तक, बर्मा तक फैला दिया। दक्षिण में हम देखते हैं मैसूर तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। अशोक की सीमाएं, अखंड भारत की सीमाएं, वास्तव में पहली बार इतना बड़ा साम्राज्य, एकीकृत साम्राज्य एक राजा के अंतर्गत आता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में भी भारत बहुत विशाल हुआ करता था, परंतु अशोक ने उसमें और 4 चांद लगाए और बड़ा साम्राज्य बनाया और अशोक ने उस साम्राज्य को बड़े ही मजबूत ढंग से गढ़ा भी। लेकिन एक उनकी आंखों में नासूर की तरह एक राज्य हमेशा चुभता था, जो कि जिस राज्य का नाम था दोस्तों कलिंग। कलिंग राज्य ना चंद्रगुप्त मौर्य ना बिंदुसार जीत पाए थे और अशोक के मन में भी यह भाव था कि किसी भी तरह से कलिंग को एक बार जीतना है, अपने राज्य में मिलाना है। कलिंग था तो एक छोटा सा राज्य, लेकिन बहुत वैभवशाली, बहुत समृद्धशाली और बहुत शक्तिशाली राज्य था और वो अपने विरोधियों को अपने क्षेत्र तक घुसने न देता। लेकिन मगध के सम्राट चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने कलिंग को जीतने के भाव को मन में रखते हुए सेना का गठन किया और अपनी सेना को वो अशोक कलिंग पर चढ़ाई करने के लिए आदेश देता है और खुद उस सेना का नेतृत्व करता है। बड़ा ही भयंकर और भीषण युद्ध आगे राह देख रहा था। कलिंग में जैसे ही अशोक की सेनाएं और कलिंग राज्य की सेनाएं, मगध और कलिंग की सेनाएं आपस में टकराई तो आसमान में देखो धूल का गुबार उड़ गया, वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी।
कि ना केवल सैनिक अशोक के निर्देश पाकर अशोक के सैनिकों ने ना केवल कलिंग के सैनिक बल्कि कलिंग के आम लोगों का भी रक्तपात करना शुरू कर दिया। उसमें माताएं, बहनें, बेटियां, बूढ़े बुजुर्ग सबको मारना शुरू कर दिया और बड़े ही दुर्दांत तरीके से कलिंग को हराया गया। और कलिंग को हराने के बाद अशोक जब युद्ध मैदान में था, उसने पूरा युद्ध खत्म होने के बाद जब युद्ध मैदान का निरीक्षण किया तो देखा कि चारों ओर दोस्तों लाशें ही लाशें बिछी हुई है। बड़ा ही विभत्स वो नज़ारा था, बड़ा ही गंदा जिसे नज़ारा हम कह सकते हैं ऐसा था। तो इस विभत्स नज़ारे ने अशोक के मन को करुणा से भर दिया, वेदना से भर दिया। उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने सोचा कि क्यों इतने बड़े बड़े युद्ध केवल अपने राज्य विस्तार के लिए लड़े जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस बात को मानते हुए उसने अब बुद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की सीख को अपनाने का निश्चय किया। सत्य और अहिंसा की राह पर वो चल पड़ा और आगे से उन्होंने कोई भी युद्ध ना लड़ने की कसम खाई। हालांकि अशोक ने बहुत बड़ी सेना अब भी रखी हुई थी ताकि अगर कोई विदेशी आक्रमण हो, किसी दूसरे राज्य का आक्रमण हो तो उससे बचा जा सके, लेकिन स्वयं ने अशोक ने आज उस कलिंग युद्ध के बाद कभी किसी राज्य पर चढ़ाई नहीं की। और इसके बाद उसने बुद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया, धम्म बनाना शुरू किया, बुद्ध धर्म के नीतियों को, बुद्ध धर्म के आचरण विचरण को पूरे देश में, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी फैलाना शुरू किया। इतिहास में इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका जाकर, चीन जाकर उनके धर्म का प्रचार किया, बुद्ध धर्म का प्रचार किया। और इतने प्रतापी राजा के इतने धर्म का इतना प्रचार करने के कारण ये अधिक से अधिक लोगों में फैला और कई सारे इंस्क्रिप्शन अशोक ने बुद्ध धर्म के लिखवाए। पूरी दुनिया में अशोक बुद्ध धर्म को फैलाना चाहते थे और बुद्ध धर्म का आज जितना प्रसार देखने को मिलता है, हम देखते हैं चाइना में, श्रीलंका में, तिब्बत में और बर्मा में और आप कहें तो जापान में, यहाँ जहाँ पुराने समय में ईरान में भी बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। तो जहाँ जहाँ बुद्ध धर्म का फैलाव देखने को मिलता है उसकी जड़ें निश्चित रूप से अशोक तक मिलती है, अशोक तक मिलती है। और अशोक ने बुद्ध धर्म को इतना विशाल बना दिया। अशोक आज से 2500 साल पहले, 2300 साल पहले भारत में राज्य किया करते थे, लेकिन उनके लिखे हुए अभिलेख, उनके चिन्ह आज भी भारत सरकार, भारत के लोग याद रखते हैं। हमें पता है कि हमारे सिक्के पर पीछे जो 4 शेर बने होते हैं वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। हमें पता है कि सांची के जो स्तूप अशोक ने बनाए हैं यूनेस्को के हेरिटेज में वो शामिल है। लुम्बिनी, बोध गया, कई सारे बौद्ध स्तूप और स्मारक अशोक ने बनाए और अपने भारत को उसने सोने की चिड़िया में परिवर्तित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत में व्यापार, भारत में ट्रेड की शुरुआत, भारत में अंतर्देशीय ट्रेड बढ़ाने में अशोक का बड़ा योगदान रहा। इस तरह से अशोक ने भारत के गौरव को और आगे बढ़ाने का कार्य किया। और भी भारत के गौरवशाली राजा, गौरवशाली क्षणों के बारे में आपको बताते रहेंगे। अगर आप इन सभी जानकारियों को हमसे लेते रहना चाहते हैं तो लगातार हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर्स करें और सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है बेल आइकन को भी हिट कर दे साथियों, और ताकि हमारे अगले जो वीडियोज़ हैं उनकी भी आपको जानकारी मिलती रहे। इसी शुभ आशा और शुभकामना के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।